होम मिनिस्टर के क्या काम है? मैं भी होम मिनिस्टर था। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बचा के रहने का उनका काम है ये। लेकिन महाराष्ट्र में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब होते जा रही, इसका कारण होम मिनिस्टर है, सरकार है, होम मिनिस्ट्री को चलाने नहीं आते हैं उनको। हर चीज को पॉलिटिकलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पुलिस को पॉलिटिकलाइज करते तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। और हर पुलिस कर्मचारियों को पॉलिटिकलाइज करके वो निगम्मी बना दिया है। इसके वजह से अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो कुकर्म करते हैं उसके ऊपर कड़ी सजा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके वजह से ये बुरी हालत होते जा रहे हैं। इसको हम लोग कंडम करते हैं। और प्रदेश की जो हालात को देख करके कल हमारे पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में गवर्नर साहब से मिले। गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दी है। पता नहीं है गवर्नर साहब कुछ कदम उठाएगा नहीं उठाएगा, लेकिन प्रजातंत्र में हमारे जिम्मेदारी बनते हैं। लोगों की आवाज़ सरकार नहीं सुनते तो गवर्नर साहब को के पास जाना हमारे फर्ज बनते हैं। हम लोग का विश्वास है कि गवर्नर साहब कुछ कई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन हमारे गृह मंत्री ने क्या बोला? कुत्ता मर गया तो भी मुझे मेरा इस्तीफा मांगते हैं। क्या ऐसा बोलना ठीक है? जितना मृत्यु हुआ, कितना किलिंग्स हुआ, क्या गृह मंत्री को ऐसे टिप्पणी करना अच्छा है या नहीं? कल भी पुणे में फायरिंग हुआ। कल और पुणे में फायरिंग हो गया। नागपुर में मर्डर हो रहे हैं, बॉम्बे में हो रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री लोगों को आंसर देने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? ये लोग, इसके वजह से लोगों में भय है और इसको काबू करने के लिए कोई कदम सरकार नहीं उठा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि सरकार निगम्मी है। इस सरकार में से कोई उम्मीद लोगों को नहीं है। इस सरकार भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनको जनता के बारे में सोचने के समय नहीं है। इनको जनता के वेलफेयर के लिए कोई काम करने का समय नहीं है। केवल दल बदलने का, लोगों को डराने का, ईडी और सीबीआई को लगाने का काम ही ये सरकार कर रहे हैं। ये सरकार जनता ने नहीं चुना है, ईडी और सीबीआई की सरकार है। इसके खिलाफ हमारे प्रदेश के लोगों के मन में घृणा है। जब मौका मिलेगा वो लोग उसको प्रकट करेगा। जैसे कर्नाटका में ईडी और सीबीआई का सरकार था, मौका पे लोग उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया था। बीजेपी को हरा के कांग्रेस को भारी बहुमत देकर के सरकार में बिठा दिया। यही हाल होगा बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में भी। आने वाले दिनों में हमने ये जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन्हें हम 6 डिवीजन में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन में बुलाए। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तक जो हमारे नेता, उनसे हम लोग बात की है। इसके बाद अभी हमने 16 और 17 को लोनावाला में प्रदेश स्तर का एक शिविर की आयोजित कर रहे हैं। 2 दिन की शिविर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑनलाइन पे इसका उद्घाटन करेगा। हमारे प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कांग्रेस नेता उसमें शामिल हो जाएगा। कुल मिलकर के 350
हमारे नेता उस कैंप में शिविर में शामिल होंगे। वो शिविर हमारे आने वाले चुनाव के नीतियों के बारे में और हमारे उसके विजयी प्राप्त होने के लिए, महाविकास आघाड़ी को विजय प्राप्त होने के लिए जो भी कार्यक्रम अपनाना है उसका तय करेगा। ये 2 दिन की शिविर बहुत दिनों के बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आयोजित की है। उसके कार्यक्रम में आप लोगों को भी निमंत्रण हम लोग देने वाले हैं, दे दिया है, आपको भी आना है। और हमको विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी इस पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट में विजयी प्राप्त हो जाएंगे। और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली के चुनाव में भी हमारे सरकार बनाने का सपोर्ट आम लोग महाराष्ट्र में हम लोगों को देगा, ये हमारा उम्मीद है। प्रश्न सर, अभी भी राज्यसभा का सीट शेयरिंग का जो मायना है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। नहीं, लोकसभा का, और उसके बाद निवडणूक जो भी आएगी, चुनाव आएगा, उस पर कैसे देखते आप, कैसे सीट शेयरिंग होगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग की बात अच्छे से चल रही है। हमने दिल्ली में एक बार बैठक हुआ, महाराष्ट्र में 2 बार हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, और 15 तारीख के बाद एक बार और इधर चर्चा करके उसको फाइनलाइज करने का कोशिश चल रहे हैं। अच्छे से चल रहे सारे चीज़। जल्दी से जल्दी हमारा टिकट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपके सामने पेश करेंगे। सर, किस वजह से देरी हो रही है? 4 मीटिंग हुई, आधा फरवरी लगभग खत्म हो गया है, कहाँ प्रॉब्लम है? कितने सीटों पर विवाद है? कोई विवाद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सीट के अलावा भी बहुत सारे मैनिफेस्टो के ऊपर बात करना है और नीतियों के बारे में भी बात करना है, इसलिए समय ले रहे हैं। वो एक और सिटिंग के बाद ये सब पूरा करेगा। कांग्रेस को 20 से ज्यादा सीटें चाहिए, जो आप लोग की ताकत है, ऐसा आपके नेता कहते हैं, तो क्या आपको लग रहा है मिल जाएगा बैठक में बातचीत? देखिए, एक महाविकास आघाड़ी एक अलायंस है। अलायंस में हम लोग आपस में बात करके इस पर तय करेंगे, लेकिन कोई कठिनाई इस पर नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा है कि वो सोलो लड़ेंगे। कौन? केजरीवाल सोलो लड़ेंगे केजरीवाल ने कहा है कि वो सोलो लड़ेंगे पंजाब में। कैसे देखते हैं इस चीज को? इंडिया अलायंस जो है, जो साथ में आया था बड़ी ताकत से, अभी कहीं ना कहीं दिख रहा है जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक बात है, इंडिया अलायंस में विभिन्न प्रदेश में विभिन्न परिस्थिति लगता है। अभी केरला में, मैं केरला से आता हूँ, उधर हमें सीपीएम और कांग्रेस से लड़ाई है, एलडीएफ और यूडीएफ, उधर हम लोगों को, लेकिन इंडिया अलायंस में हम दोनों हैं उसमें। सो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक परिस्थिति होते हैं। कुछ जगहों पे आफ्टर इलेक्शन ही होगा वो इंडिया अलायंस, ये भी हो सकता है। इस पर कोई टूट फूट की बात नहीं है। इंडिया अलायंस एक है। हमारे इंडिया अलायंस के नेतृत्व में नई सरकार बनने का उम्मीद है, हम लोग उसमें सक्सेसफुल रहेगा। इसलिए बीजेपी तो डरते हैं, इसलिए बीजेपी अभी भी लोगों को तोड़ने का काम चला रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि एमबीए में सब कुछ ठीक है, कोई विवाद नहीं है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर चर्चा हो रही है, अभी चर्चा हुई नहीं है, लेकिन उत्तर मुंबई को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जहां पर आप ही के एक नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं, शिवसेना की तरफ से दावा ठोका जा रहा है कि हमारे नेता वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपके नेता हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपने सीट को मांगना वो स्वाभाविक है, क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी के नेता इसके बारे में अपना ओपिनियन व्यक्त करते हैं, लेकिन पार्टी जब एक डिसीजन लेगा सारे उसके साथ रहेगा। तो संजय निरुपम वाली जो सीट है, जो इनका सवाल है, उसको आगे बढ़ाता हूँ। संजय निरुपम की जो सीट है नॉर्थ उत्तर पश्चिम की, क्या वो ठाकरे सेना को दे दी जाएगी, आप लोग अभी भी फॉर्म है तो आपको मिलनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताया कि बॉम्बे के सीट के ऊपर अभी डिस्कशन बाकी है, अभी तक उस पर फाइनलाइज नहीं किया है कुछ महाराष्ट्र में, और इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आने वाले दिनों में पूरा 48 सीट के ऊपर निर्णय करेगा और आपके सामने ये पेश करेगा। तो एक तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, मुंबई से ही पिछले कुछ दिनों में 2 बड़े नाम पार्टी बदल चुके हैं, इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस इसको लेकर कुछ? देखिए, हम लोग पार्टी में कैसे रहते हैं, पद के लिए नहीं है,
धमकी के ऊपर नहीं है। हम पार्टी में एक विचारधारा को लेकर के पार्टी में विश्वास करते हैं। जिसके पास विचारधारा नहीं है, जिसको कांग्रेस के इतने साल 40 साल 25 साल कांग्रेस में रह करके एक दिन पार्टी छोड़ के जाते तो उनका काम है हम, लेकिन उनके साथ कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा। आज ईडी और सीबीआई के द्वारा जो प्रेशर कर रहे हैं, कुछ लोगों प्रेशर को तो क्या सकम कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रमेश जी, अभी दो पत्रकारों ने सवाल पूछा, उसी के आगे कर बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मुंबई की सीटों का लेकर हम जल्दी आखिरी निर्णय लेंगे, लेकिन आज सुबह संजय राउत ने 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि जो गजानन कीर्तिकर जो शिवसेना के सांसद एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री थे, उसी क्षेत्र से संजय निरुपम लगातार जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। आज भी जोगेश्वरी इलाके में मैं इसके उत्तर आपको दे दिया है। हर पार्टी का नेता और हर कार्यकर्ता अपना सीट अपने पार्टी के लिए मांगते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन जब महाविकास आघाड़ी का निर्णय होगा, सारे लोग एक साथ काम करेंगे। तो आपके नेता नहीं मान रहे, जिस तरह से जंग देखी जा रही है अभी से ही? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपना मन की अपना जो भावना व्यक्त किया होगा, लेकिन हम लोग जब एक साथ बैठ के तय करेगा, सारे लोग काम एक साथ काम करेंगे। एक और सवाल था कि जिस तरह से आपने कहा कि महाराष्ट्र में गुंडा राज है, पुणे हो, नासिक हो, मुंबई शहर हो, गोलियां चल रही है, लोगों की मौत हो रही है। संजय राउत ने कहा कि जल्दी एक बड़ा मोर्चा, एक आंदोलन निकाला जाएगा। क्या महाराष्ट्र कांग्रेस भी महाविकास आघाड़ी एक साथ होकर इस मोर्चे में शामिल होगी, या अलग अलग पार्टी के तौर पर मोर्चा निकालेगा? देखिए, कल हमने उद्धव ठाकरे जी से मिले थे, नाना पटोले जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और वर्षा जी मुंबई प्रदेश कांग्रेस का मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ में मिले थे। तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। उसका मोडालिटी आने वाले दिनों में तय करेंगे। मोर्चा बिल्कुल निकालेंगे। अब सर, उद्धव जी अगले महीने राहुल जी की यात्रा महाराष्ट्र में आ रही है, क्या उद्धव जी शामिल होंगे? पवार साहब शामिल, क्या उन्हें न्योता दिया गया शामिल होने? उनको इन्विटेशन दिया है। खारगे जी ने खुद इन्विटेशन सारे हमारे इंडिया अलायंस के नेता लोगों को चिट्ठी लिखा है, बात भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग भी शामिल हो जाए। प्रकाश अम्बेडकर का नाम है क्या? प्रकाश अम्बेडकर जी से मैंने खुद बात की है, और प्रदेश अध्यक्ष और हमारे 3 नेता लोग उनसे बात की है, और महाविकास आघाड़ी के नेता लोग ने साथ बात की है। उनसे और डिस्कशन बाकी है, बात करेंगे। सर, ऐसा कहा जा रहा है, एक जो ज्येष्ठ पत्रकार है उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस है या अपोजिशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देता है, ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता। इस कौन बोला? जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना है। वरिष्ठ पत्रकार तो बीजेपी के पत्रकार होगा। आप देखिए, कहीं भी जाके देखिए, कांग्रेस में 6 डिवीजन में मीटिंग हुआ, हजारों की तादाद में लोग थे। नागपुर में देखिए कितना बड़ा रैली हुआ, और आने वाले दिनों में राहुल जी का प्रोग्राम आप देखिए, और गढ़चिरौली में देखिए, हर जगह पे आप देखिए। लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर पत्रकार है वो तो देख नहीं सकते, क्या कर सकते। सर ये नहीं है सर, लेकिन की बात की है, लोकसभा के ठीक पहले सीएए जो है वो लागू किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस चीज को? ये चुनावी जो है वो रणनीति दिख रही है बीजेपी की। देखिए, उसमें कांग्रेस पार्टी के स्टैंड आप लोग जानते हैं, पहले से हमने ये किया था। तो आप जब चुनाव आते रहते हैं, ये लोग इसी तरह के बहुत गिमिक करेंगे। ये सब गिमिक है। वो बिल पास करके कितना महीना हो गया? क्यों 1 साल हो गया, क्यों लागू नहीं किया? एनडीए में भी इसको बहुत सारे प्रदेश का बहुत सारे पार्टी अपोज किया है, लेकिन अभी क्यों लेके आ रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल गिमिक है, लोग इस पे विश्वास नहीं करेंगे। अभी जिस तरह से भारत सरकार ने भी, मतलब मोदी सरकार ने जिस तरह से 3 लोगों को भारत रत्न दिया है, चौधरी जी को, नरसिम्हा राव जी को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और यहाँ पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता है राज ठाकरे, उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट में इशारा किया था कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदू प्रेरणा माना जाते हैं, देश भर में विश्व प्रसिद्ध है, उनको भी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। देखिए, हम नरसिम्हा राव जी को और स्वामीनाथन जी को और चरण सिंह जी को और जो भारत रत्न दिया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने स्वागत की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी ने
भी उसको स्वागत की है। हमारा पार्टी उस पर स्वागत करते हैं। बाला साहब ठाकरे को क्या भारत में दिया जाना चाहिए आपकी सरकार? अरे हमारे सरकार होते तो हम उस पर हम क्या बात है, वो नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए, उनके चुनाव के दरमियान में क्या क्या नहीं कर रहे हो। कोई पार्टी को छोड़ना छीनना है तो उसको उत्तराधिकारी को बुला करके उसके भार देते जा रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट आई तो बाला साहब ठाकरे को भारत देखेंगे यार, सब सरकार आए तो बहुत कुछ करने वाले हैं हम। लास्ट क्वेश्चन कुछ इलाकों में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए, इस पर कांग्रेस का देखिए, चुनाव के समय में ऐसे करना उनका काम ही है। लोगों को जात के नाम पे, धर्म के नाम पे डिवाइड करने का कोशिश हर चुनाव के पहले बीजेपी करते रहते हैं। अभी देश के विभिन्न कोने में ये लोग ये करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका जवाब यह है कि हिंदू के नाम से इन लोगों ने सरकार लाई, फिर हिंदुओं में आक्रोश क्यों होना चाहिए? सवाल तो हमारा वो है। राज्य में भी जब खोखे की सरकार आई तो हिंदू की सरकार आई करके लिखा था इन लोगों ने। देश में भी हिंदू की सरकार आई कहा, फिर हिंदू की सरकार होने के बाद हिंदू में आक्रोश क्यों? हिंदू के नाम से सिर्फ वोट बटोरा, हिंदू को लूटा, हिंदू को बर्बाद किया, हिंदू के बच्चों को नौकरी से बात कर दिया, महंगाई बढ़ाकर उनको बर्बाद किया। स्वाभाविक है कि ये लोगों में ये बीजेपी के विरोध में आक्रोश है। यही उसमें लगता है क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार होने के बाद आपने देखा होगी ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले जी जब अपने प्रोग्राम में जा रहे थे तो उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, और परमिशन नहीं दे रहे थे तो भी फिर लास्ट टाइम वो परमिशन का कुछ गड़बड़ हुआ, वो निकले तो उनके ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, और इन लोगों ने उल्टा, पुलिस ने निखिल वागले और उनके साथियों के ऊपर 153 की धारा लगाए। ये क्या चल रहा है? तमाशा। और फिर सरकार के विरोध में ही आक्रोश निकल रहा है हिंदुओं का। वो कौन सी राजनीति कर रहे हैं सरकार? इसका सवाल सरकार से पूछना चाहिए। और हमने तो बोर्ड नहीं लगाए थे हिंदू की सरकार, नहीं लगाए थे ना। नाना, याला जोडून असा प्रश्न आहे की काल योगी आदित्यनाथ आनंदी त्यांनी म्हटले की रामदास स्वामींनी जसं शिवाजी महाराजांना मार्गदर्शन केलं तसंच गोविंदगिरी महाराज जे ते महाराष्ट्राला मार्गदर्शन करतात। प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या वेळी हिंदू कार्ड किंवा साधू संतांचं कार्ड खेळलं जातं असं काय? एक बघा, आता यांचं कुठलंही चालणार नाही। हिंदू धर्माचे सगळ्यात श्रेष्ठ शंकराचार्य आहेत। शंकराचार्यांनी, चारही शंकराचार्यांनी ज्या पद्धतीनं भाजपच्या या काळ्या कर्तृत्वावर, म्हणजे राम आपल्या देशातून बाहेर निघून गेले होते, त्यांनी भगवान श्रीरामाला पकडून आणलं, अशा पद्धतीचं जे वातावरण निर्माण केलं, आणि त्यांचे विशिष्ट जो नेता आहे ज्याला आता ते जागतिक पातळीवरचे विश्वगुरू आहेत, ते भगवान श्रीरामाचा बोर्ड घेऊन ते पुढे नेतात, त्यांना मागे मागे ओढत आहेत, अशा पद्धतीचं चित्र दाखवणं हे धर्मगुरूला आवडलंच नाही ना। काही या धर्माच्या विरोधात फक्त पाखंडी काही महाराज असतील तेच लोक यांना मान्यता देतील, पण जे हिंदू धर्माचे जे स्तंभ आहेत, चार शंकराचार्य, त्यांनी या सरकारच्या बद्दलचं त्यांच्या कर्तृत्वाला नापास केलेला आहे। त्यांचा अविश्वास, जो विश्वास होता त्या विश्वासाला यांनी ठेच पोचवण्याचं पाप केलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे जे खरे साधू संत आहेत त्यांना बीजेपीचा मोठा राग आहे, आणि ते तुम्हाला निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे। त्याच्यामुळे हे ज्या नौटंक्या चाललेल्या आहेत भगवे कपडे घालून काही लोकांचे, जे 15 लाख रुपये आणून देणारे जे रामदेव बाबा कुठे गेलेत, तेच आता चार्टर्ड फ्लाईटनं फिरतात आहेत, तेच चॉपरनं फिरतात आहेत, स्वतःचं घेतलेलं आहे। 15 लाख रुपये म्हणजे त्यांचे जे करोडो रुपये जे काळा धन विदेशात होतं त्यांच्या घरी आलेलं आहे। म्हणजे भगवे कपडे घातलेले काही लोकांनी बोललं म्हणजे हिंदू धर्माने बोललं असं काही वाटत असेल त्यांना तर ठीक आहे। तारीख नाकारली गई है क्या?
जो मोर्चा निकलने वाला है गुंडा राज के खिलाफ, तारीख तय कर ली गई है? बिल्कुल, हमने कल प्रस्ताव अभी जैसे कहा आदरणीय हमारे प्रभारी चनिथला जी ने, कल ही हमारी उद्धव जी से बात हुई और एक हम बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो नीयत है, जो एक ज्येष्ठ पत्रकार निखिल बागले के ऊपर जैसे 153A लगाकर नॉन बिलेबल ऑफेंस लगाकर जिस तरह से पाप इन लोगों ने किया, सही तो इनके लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में 307 होना चाहिए, तो कि उनको मारने का गाड़ी के काज फोड़कर उसका मारने की कोशिश की जा रही थी। ये तो अपन देख रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से हमने देखा है। तो उन लोगों बीजेपी के गुंडों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उल्टा उन लोगों के ऊपर हुआ। लेकिन ये जो जिस तरह से दहशत सत्ता के आधार पर जो राज्य की सरकार बनाना चाहती है, केंद्र सरकार के आधार पर, ये सब हम लोग, क्योंकि चुनाव के मोड़ में हम लोग, और ऐसे समय में इन लोगों की नीयत साफ नहीं है, ये डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग नहीं है। और ये सब ये कर हम लोगों ने सोचा है, इसका प्लानिंग चालू है। 2-4 दिन में उस विषय पे पूरी चर्चा होगी और हम इस गुंडा राज के विरोध में लोगों की लड़ाई हम लोग पैदा करने वाले हैं और उसकी तैयारी हमारी शुरू होगी। एक बघा की राज्यसभेच्या याच्यासाठी जी काही नावं तुमच्या याच्यातून आम्ही ऐकतोय टीव्हीवर, रघुराम राजनचं नाव तुमच्या टीव्हीवर आम्ही ऐकतोय, कधी कधी हांडोरे साहेबांचं नाव ऐकून टाकतोय, कधी कधी आमचं कन्हैया जे आहेत आमचे त्यांचं नाव ऐकतोय, असे विविध नावं तुमच्याकडूनच आम्ही ऐकतोय। तर आता जेव्हा तुमच्याकडून आम्ही जेव्हा नावं ऐकतोय तेव्हा काहीतरी दिल्लीतलं तुम्हाला कळलेलं असेल, यामध्ये तुम्ही सांगत असाल असं आम्ही समजतो। अजून कुठलंही फायनल झालेलं नाही, त्यामुळे 2 दिवसात त्या सगळ्या गोष्टी होतील आणि मला वाटतं की 2 दिवसामध्ये, येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये राज्यसभेचा काँग्रेसचा कॅन्डिडेट कोण राहील आणि आघाडी म्हणूनच तो कॅन्डिडेट लढेल। आणि याला 42चा कोटा आहे, तर आमच्याजवळ 44 मतं आहेत, अजून 2 समाजवादी आहेत, कम्युनिस्ट आहे, असा आमचा कोटा आहेच। आणि शिवसेना आणि शरद पवार गट आमच्याजवळ म्हणजे मोठी संख्या आहे, त्यामुळे आम्ही पण एक कॅन्डिडेट अजून उभा होऊ शकतो का त्याच्यावरही आमचा विचार चालू आहे, त्यामुळे सगळी तपासणी सुरू आहे। नाना, एकंदरीत जर पाहिलं तर विदेशी संस्थांनी म्हणजे फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट जी आहे ती 12,000 कोटींची भारतात झालेली आहे, असं एकंदरीत माहिती जी ती समोर आलेली आहे। आजचे दिन आलेत कसं विचार करू शकतो? देशावर 2,05,000 कोटीचं कर्ज या 10 वर्षात नरेंद्र मोदीने करून ठेवलेलं आहे, भाजपने करून ठेवलेलं आहे, त्याचं उत्तर पहिले दिलं पाहिजे। मोठ्या प्रमाणात जीएसटीच्या माध्यमातून पैसा सर्वसामान्याचा लुटून हा पैसा कुठं टाकला गेलेला आहे? मित्रोच्या घरी टाकलेला आहे। राहुल गांधीजीने जो प्रश्न विचारला होता की अदानीचे एवढे पैसे सिंगापूर आणि बाकीच्या देशात आले, मॉरिशसवरून आले, ते पैसे कोणाचे होते, कसे होते, पण त्यांनी त्याचं उत्तर देऊ शकले नाही। आणि म्हणून या सगळ्या भ्रष्टाचारी व्यवस्था जी भाजपची नरेंद्र मोदीच्या रूपात निर्माण झालेली आहे, याचं उत्तर जनतेला त्यांना द्यावंच लागणार आहे। आज कितीही त्यांनी आपलं हे केलं, डिंगडॉंग केलं, तरी त्याचा काही फरक पडणार नाही। आपण पाहतोय की जो काही सर्वे येतोय आता विविध सर्वेतून, त्याला महाविकास आघाडीलाच पुढे दाखवलं जात आहे। आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीमध्ये मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की रोज पुन्हा इन्क्रीज महाविकास आघाडीच्या बद्दलचं जनमत होईल आणि जास्तीत जास्त सीटा 40च्या वर या ठिकाणी महाविकास आघाडी जिंकेल। थँक्यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।